नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम सफर कामयाबी का। और आज हमारे इस कार्यक्रम के जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर विकास दवे जी, वरिष्ठ पत्रकार और भोपाल साहित्य अकेदमी के निदेशक हैं। डॉक्टर विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। और मैं विशेष करके आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज अपने मीडिया संसार के पत्रकार मित्रों से बातचीत का माध्यम आपका ये पटल बना है। इसलिए विशेष आभार स्वीकारिए मेरा भी। जी सर, आपने लगभग अपना पूरा जीवन मीडिया को ही समर्पित किया है। और आपका अगर एक पूरा जीवन काल देखें तो एक मीडिया के प्रति जो आपका समर्पण रहा, एक लेखन के प्रति, एक काव्य के प्रति, न जाने कितने पुरस्कार आपने प्राप्त किए, न जाने कितनी रचनाएं आपने की हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं आपसे चर्चा कर पा रहा हूं। और आपके बाकी जीवन पर चर्चा करें, इससे पहले मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए और पत्रकारिता से, मीडिया से आप कैसे जुड़े। वास्तव में आनंद जी, ये प्रश्न का जो उत्तर है ये थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है। सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि हम पत्रकारिता और मीडिया जगत से जुड़े हुए लोगों को सामान्यतः ये अनुभव होता होगा कि हम सब लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके और इस क्षेत्र तक पहुंचते हैं। और इसलिए आपको भी अटपटा नहीं लगना चाहिए जब मैं ये बताऊंगा कि मैं वास्तव में पत्रकारिता का विद्यार्थी कभी रहा ही नहीं था। जीवन में प्रारंभिक काल से मैं यानी जिस समय अध्ययन कर रहा था, स्कूल शिक्षा पूरी हो रही थी, उस समय हम लोगों के समय में, पुराने समय में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होती थी, 11वीं बोर्ड हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। तो मैं 9वीं कक्षा के बाद जब विषय लिया तो उच्च गणित मैंने विषय ले लिया था, इसलिए विज्ञान का विद्यार्थी में रहा। और उच्च गणित का अध्ययन करते हुए 11वीं बोर्ड जब उत्तीर्ण हुआ तो बीएससी में जाकर के एडमिशन लिया। उसके बाद फिर थोड़े समय में एक और राह नहीं प्राप्त हो गई, तो मैंने सोचा कि इस नई राह पर चलना चाहिए और मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करने के लिए भी चला गया। यह सब करते हुए कभी सोचा नहीं था कि मैं साहित्य का विद्यार्थी बनूंगा, पत्रकारिता का विद्यार्थी बनूंगा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं लेखन और स्वाध्याय की रुचि बनी हुई थी। और यह गुण संभवतः पैतृक मुझे प्राप्त हुआ था। परिवार में स्वाध्याय वृत्ति सभी लोगों की थी, पिताजी माताजी भी पढ़ने में रुचि रखते थे। तो मैं पढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे साहित्य की अभिरुचि बनती चली गई। तो डिप्लोमा कर लेने के बाद में विद्युत मंडल में सेवा के लिए भी चला गया, वहां से भी वापस लौट करके आ गया और फिर साहित्य का मैंने अध्ययन किया। तो साहित्य में स्नातक स्नातकोत्तर दोनों किए मैंने हिंदी साहित्य से। और उसके बाद फिर संयोग ऐसा बना कि मैं एक शिक्षण संस्थान से जुड़ा और आचार्य प्रधानाचार्य रहा, फिर प्राचार्य बना। और शिक्षण क्षेत्र से जैसे ही मैं पत्रकारिता जगत में आया, वह क्षण भी मेरे लिए एक बिल्कुल अनूठा था। एक कार्यक्रम में अनायास ही बच्चों की एक प्रख्यात पत्रिका है देवपुत्र, उसके संपादक आदरणीय कृष्ण कुमार जी अष्टाना जी पहले स्वदेश के भी संपादक रह चुके थे और एक लंबा पत्रकारिता का इतिहास, गौरवशाली इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो उनसे भेंट हुई और तब तक मैं देवपुत्र में बच्चों के लिए लिखता रहता था, लेखन का कार्य मेरा प्रारंभ हो चुका था। तो अनायास उन्होंने कहा कि आप देवपुत्र के साथ क्यों नहीं जुड़ते। और मैंने कहा मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता का कोई क्षण नहीं हो सकता और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, आप बताएं कैसे जुड़ सकते हैं। तो बस उन्होंने अपने साथ मुझे बैठाया और ले जा करके कहा कि बस आज से आप काम शुरू करिए। तो पत्रकारिता से जुड़ने का यही नाटकीय लगभग क्रम रहा। और यह जो मैं घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ ये लगभग 92-93 का है। 26 वर्ष तक लगातार मैं बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जुड़ा रहा और मैं ईश्वर की इसे कृपा ही मानता हूँ और बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा। उसके बाद मेरा लगातार लेखन और ये सारा क्रम इतना चलता रहा, पुस्तकें लिखना, पुस्तकों का संपादन करना। यह सब क्रम केवल और केवल इसलिए बना चूंकि मैं देवपुत्र का संपादक जी। और समाज में देवपुत्र पत्रिका की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप चूंकि मीडिया जगत से, इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस युग में बाल पत्रिकाएं लगातार कम हो रही थी, बंद हो रही थी, प्रसार संख्या घट रही थी और भारत में केंद्र सरकार की निकलने वाली बाल भारती जैसी पत्रिका भी कुछ हजारों की छपती थी,
उस युग में देवपुत्र पत्रिका ने 3,71,000 की प्रसार संख्या प्रति माह ग्राहकों तक पहुंचने का एक कीर्तिमान स्थापित किया, और वो अपने आप में एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में कीर्तिमान बना था बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उस पत्रकारिता जगत से जुड़ने का। सर, आपके जीवन का जो एक सबसे विचित्र और एक सबसे अलग जो पहलू है वो यही है कि बच्चों की पत्रिका से आप जुड़े और आपने बाल पत्रकारिता पर फिर उच्च अध्ययन भी किया, आपने पीएचडी भी की। तो दरअसल मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि बाल पत्रकारिता से जुड़ने का जो आपका एक वृत्ति जो बनी, वो उसके पीछे क्या कारण रहे? क्या बचपन से ही आपने लिखना शुरू कर दिया था, या कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में हुई, या बच्चों से आपका लगाव था? वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जहां तक बच्चों से लगाव का प्रश्न है, ये तो आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मनुष्य से पूछे तो वो सहज भाव से कहेगा कि बच्चों से लगाव तो प्रत्येक व्यक्ति को होता है, क्योंकि बचपन होता ही इतना प्यारा है। हाँ, ये अवश्य रहा कि मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से, आलोट, रतलाम जिले में आलोट करके एक बहुत छोटा सा नगर है, वहां का रहने वाला हूँ। मेरा पूरा बाल्यकाल भी वहीं बीता। संयोग ऐसा रहा कि वहां पर एक प्रख्यात वैद्य हुआ करते थे, कुंदनमल जी जैन, उनका एक ट्रस्ट हुआ करता था, और उस न्यास के माध्यम से एक सार्वजनिक वाचनालय चला करता था। तो बहुत बाल्यकाल से मैं उस वाचनालय में जाने लगा और मैंने लगातार पढ़ना शुरू किया। बाद में जब मैं बाल साहित्य के शोध से जुड़ा, हमने देवपुत्र पत्रिका के साथ भारत का प्रथम बाल साहित्य का शोध संस्थान स्थापित किया, और उस शोध संस्थान में देश भर में घूम घूम करके हमने लगभग 50-60 हजार पुस्तकें एकत्र की, और बाद में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने उस शोध केंद्र को मान्यता दे दी है। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि उस शोध केंद्र से हमने लगभग 80-85 के लगभग पीएचडी और डीलिट की उपाधि के लिए शोध कार्य संपन्न कर। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि उस वाचनालय में जब मैं बाल्यकाल में जाता था और तब मैंने जो साहित्य पढ़ा, मेरे लिए आज ये आश्चर्य का विषय है कि उस छोटे से नगर के, उस छोटे से सार्वजनिक वाचनालय में विश्व बाल साहित्य के अच्छे ग्रंथ हिंदी में अनुवादित होकर के मुझे पढ़ने को तब मिले जब मैं बाल साहित्य का अनाराम नहीं जानता। यानी आप सोचिए कि काठ का पुतला उस समय मैंने हिंदी में पढ़ा, यानी वो अंग्रेजी बाल साहित्य की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। सिंदबाद जहाजी, ये अरेबियन बाल साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता है। जैसे हमारे यहाँ पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी, बेताल 25 माने जाते हैं, ठीक ऐसी ही मान्यता उस समय इन ग्रंथों की रही थी, इन बाल साहित्य की पुस्तकों की रही। तो वो सब मैंने बाल्यकाल में पढ़े। लेकिन आपके प्रश्न में एक और हिस्सा था, वो हिस्सा ये था कि मेरी बाल साहित्य में रुचि कैसे बनी, बाल साहित्य लेखन में रुचि कैसे बनी। उसका मूल कारण संभवतः मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी वृत्ति का जो प्रारंभ हुआ था, कैरियर की जो शुरुआत हुई, वो अध्यापन से हुई। और बस लगभग पढ़ाई पूरी होते होते ही मैं अध्यापन के क्षेत्र में आया। तो मैं लगातार इस बात को रेखांकित करता हूँ बातचीत करते हुए कि शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति सामान्यतया एक अच्छा बाल साहित्यकार हो सकता है, ऐसा मैंने अनुभव किया। क्योंकि शिक्षा क्षेत्र का व्यक्ति बच्चों से सीधे संवाद स्थापित करना जानता है, उसका सीधा बच्चों के मानस को पढ़ने का अभ्यास होता है। तो जो व्यक्ति बच्चों से सीधा संवाद स्थापित करना जानता हो, जो बच्चों के मानस को पढ़ना जानता हो, और कई बार आपने अनुभव किया होगा, आप देखेंगे कि जो केजी फर्स्ट, केजी सेकंड हम जिसको कहते हैं, शिशु कक्षाएं, उसमें जो बहनें अध्यापन करती है, सामान्यतः आप देखेंगे कि उसमें अधिकांश मात्रा में बहनों को सर्विस में रखा जाता है, और वो मातृशक्ति ही होती है। क्यों होती है? उसका मूल कारण ये होता है कि वे बच्चों के साथ बच्चा होना जानती है। एक माँ से, एक बहन से ज्यादा इस अनुभूति को कोई नहीं रख सकता जीवन में, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। तो जिस प्रकार से वो बच्चों के साथ बच्चा हो जाती है, पुरुष वर्ग के अध्यापकों को भी यह सब करना पड़ता है। वो जब बच्चों के बीच जाते हैं, कक्षा में अध्यापन करते हैं, तो वो बच्चों के साथ बच्चा होना समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भी वही हुआ। मैं लगातार बच्चों के साथ संवाद करता रहा। और आपको मैं बताऊं कि देवपुत्र पत्रिका में संपादक होने के बाद या भारतीय बाल साहित्य शोध संस्थान का निदेशक होने के बाद हम लोगों ने लगातार बच्चों में लेखन वृत्ति जागृत करने के लिए कुछ कार्यशालाओं के आयोजन प्रारंभ किए। और इन 25-30 वर्षों के अंतराल में संभवतः आपको आश्चर्य लग सकता है
कि हमने लगभग 10 लाख बच्चों से सीधा संवाद स्थापित किया, इतनी बड़ी मात्रा में। केवल मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर जाकर के हमने अखिल भारतीय स्तर पर इन्हें, आपको मैं बताऊं कि पिछले दिनों हमने नोएडा के पास में एक स्थान पर जाकर के बच्चों की कार्यशाला का आयोजन किया। तो बाहर से मांग आने लगी और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कार्यशालाओं का उपक्रम हमने शुरू किया, लेखन कार्यशाला। तो कुल मिलाकर के बाल साहित्य से जुड़ने का मेरा यही कारण रहा कि मैं अध्यापन वृत्ति में था और बाल्यकाल में सार्वजनिक वाचनालय जो था जिसमें मैंने बाल साहित्य पढ़ा था, उसने मुझे साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ाई। जी विकास जी, अगर हम बाकी मीडिया कर्मियों के जीवन को देखें या बाकी संपादकों के जीवन को देखें तो आमतौर पर ये बहुत अजीब लग सकता है कि एक व्यक्ति पिछले 26 सालों से एक मासिक पत्रिका का संपादक रहा हो। तो आपको कभी जीवन में ऐसा नहीं लगा कि मैं एक समय हो गया है कि मैं किसी और पत्रिका से जुड़ूं या किसी और विषय में मैं शोध करूं, मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत किताबें लिख ली, या इस उम्र में भी आप अभी भी जो है उस बाल मनोवृत्ति, बाल विज्ञान, बाल लेखन को ही आप जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपने ये सच कहा कि विशेष करके मीडिया जगत इस समय, हम चूंकि अपने बाल पत्रकारिता में पीएचडी हुआ और फिर अब लगातार इन्हें, अभी 2-3 दिन पहले माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए गया था, पत्रकारिता पर ही बातचीत करने। तो सामान्यतः आप तो खूब जाना होता है, देश भर के पत्रकारिता के संस्थानों में जाता हूँ, तो ये बात मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पत्रकारिता जगत इस समय सबसे अधिक बदनाम केवल इसी कारण से कि वे लोग लगातार अपने कार्य क्षेत्र को बदलते रहते हैं। जी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र हम देखें, चाहे प्रिंट मीडिया का क्षेत्र देखें, अब तो वेब पत्रकारिता भी आ गई है। लेकिन सभी क्षेत्रों में इस विषय को लेकर के हम मीडिया कर्मी, हम पत्रकार लगभग बदनाम जैसे हैं कि बहुत जल्दी पाला बदल लेते हैं, या इसको पाला बदलना कह लेते हैं। कई बार आस्था का संकट शब्द प्रयोग हो रहा है आजकल पत्रकारिता जगत में कि कोई भी प्रबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं रहता कि हमारा अमुक व्यक्ति हमारे साथ अगले 1 घंटे बाद हमारे साथ होगा कि नहीं होगा। और कई बार तो साहस भी कहा जाता है, व्यंग कसा जाता है कि पत्रकारिता जगत में तो 200-500 रुपए के लिए भी लोग अपनी नौकरियां बदल लेते हैं। लेकिन मेरे साथ विशेष करके यह बात इसलिए नहीं रही कि मैं एक वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा हुआ हूं और मुझे ये कहने में इस मंच पर भी कोई संकोच नहीं, आप उसको संपादित करना चाहे तो कर सकते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और संघ ने मुझे ये सिखाया था कि हम जिस काम में लगे उस काम में पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे। तो इसलिए मैं देवपुत्र पत्रिका से जब जुड़ा तो वहां पर मैंने ये देखा कि देवपुत्र पत्रिका का जो प्रबंधन है वो राष्ट्रीय चेतना बच्चों में जागृत करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के उपक्रम में लगा हुआ है। और उसी प्रकार से अपना जो सांस्कृतिक गौरव बोध है, हम अपने देश की मिट्टी से जुड़े, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान को नई पीढ़ी को सौंप सके। तो ये उद्देश्य मुझे ऐसे लगे कि मुझे लगा कि इसके लिए तो एक जीवन भी कम। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इस समय में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मनोनयन पर साहित्य अकादमी के निदेशक के रूप में बुला लिया है, लेकिन मैं उस पत्रिका के संपादन से भी जुड़ा हुआ हूँ अभी भी, और वो पत्रिका मेरे हृदय के निकट है। यानी मैंने कभी जीवन में इस बात को अनुभव नहीं किया, लेकिन ये जरूर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये मंच अपना पत्रकारिता से जुड़े हुए मित्रों का मंच है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरे समक्ष इस प्रकार के लालच कई बार, आपको ये स्पष्ट बता दूं कि संघ के कार्य में लगे होने के कारण से हम लोग कभी भी आर्थिक दृष्टि से विचार नहीं करते और न वहां पर बहुत ज्यादा देने की क्षमता होती है। कम से कम में काम करना, कम से कम अर्थोपार्जन के साथ काम करना, ये अभ्यास हम लोगों का रहता है। और मुझे भी एक लंबा समय हो गया था, इसलिए ये मैं अभ्यस्त हो गया था। हम लोगों ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को कम करते हुए भी काम करना प्रारंभ किया। यह बात मीडिया जगत में खूब प्रचलित थी और कई बड़े अखबार, मैं उन अखबारों के नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो 2 बड़े अखबार जो इंदौर से प्रकाशित होते थे, और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की राजधानी जैसी रही इंदौर, तो बड़े अखबारों ने मुझे बड़े वेतन पर बुलाने का उपक्रम किया। कई बार उन्होंने बातचीत भी की, सीधे अखबारों के जो मालिक थे उन्होंने बुला करके बातचीत की और कहा कि आप अभी आज से ज्वाइन कर लीजिए और आपको हम इतना देंगे, इतना गुना देंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने
उन लोगों से बिल्कुल विनम्रता से प्रार्थना की कि मैं एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ एक निश्चित काम के लिए अपना जीवन लगाने का संकल्प कर चुका हूँ। जी। और इसलिए ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये शक्ति दी कि मैं कहीं नहीं गया और संभवतः आगे भी कहीं नहीं जाऊंगा। घूम फिर करके ज्यों जहाज को पंछी उड़ी पुणी जहाज पर आवे, देवपुत्र मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है और उससे अलग होने का मैं कभी विचार भी नहीं करता। जी। विकास जी, अगर हम 80 के दशक को देखें या 90 के दशक को जी देखें, तो हमारे जहन में कई पत्रिकाएं उभरने लगती हैं और कई अखबार भी ऐसे थे जो सैटरडे को या संडे को बच्चों के लिए सामग्री छपा करती थी। अलग से 7-8 पन्नों की एक पत्रिका भी अटैच होके आती थी। लगभग पिछले 10 से 15 सालों में चीज़ें बदली हैं। उसकी जगह फैशन ने ले ली है, ग्लैमर ने ले ली है, गॉसिप ने ले ली है और पिछले 15-20 सालों में ऐसा लगने लगा है कि शायद बच्चों के लिए समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में कुछ रह ही नहीं गया है। रेवेन्यू अभी भी आ रहा है, पैसे अखबार अभी भी कमा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो नीति निर्माता है, जो नीति निर्देशक है, क्या उन्होंने ही इस विषय पर ध्यान देना कम कर दिया है? आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को लेकर के हमें सरकार को, व्यवस्था को, तंत्र को दोष नहीं देना चाहिए। ये दोष वास्तव में समाज का है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, मेरे कई मित्र, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक बार उन्होंने मुझसे शिकायत की। मेरे इस प्रसंग में, इस संस्मरण में आपको आपके प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की स्वाध्याय वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, वो कुछ पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने उनसे कहा कि आप कितना पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मेरा तो दिन रात किताबों में ही गुजरता है। तो मैंने कहा आपके बच्चों का भी दिन रात किताबों में गुजरता है। वो भूगोल पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा वो तो कोर्स की किताबें। तो मैंने कहा यह आपकी व्यवसाय की किताबें। आप मुझे बताएं पिछली बार आपने साहित्यिक कृति कौन सी पढ़ी और कब पढ़ी? तो उन्होंने कहा भाई साहब वो तो समय ही नहीं मिल पाता है। तो कहने का तात्पर्य, यह जो साहित्य से दूर होने की वृत्ति है या पढ़ने की आदत समाप्त होने की वृत्ति है, ये हम बड़ों में पहले है। और इसके लिए विशेष रूप से आपने जैसे संकेत किया, विगत 20 वर्षों में बाल पत्रकारिता का जो हम पूरी तरीके से पराभव का काल इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। पराग का बंद होना एक बहुत बड़ा हादसा, जैसे हम धर्मयुग का बंद होना मानते बड़ों की पत्रकारिता में, ठीक वैसा ही हादसा पराग का बंद होना। लेकिन हमारे देखते ही देखते हमने देखा कि चंदा मामा की जो स्थिति बनी, हमारे देखते ही देखते कई संस्करण काल कवलित हो गए। जो मात्रा में प्रकाशित होने वाले भाषा के संस्करण थे, उनकी स्थितियां ये हुई कि लगभग 1 वर्ष तक वो बंद रहे, फिर किसी कंपनी के सहयोग से, ये अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर पाठक कम हुए। और अभी कोरोना काल के बाद में जो सबसे बड़ी हानि मैं अनुभव कर रहा हूँ, नंदन का बंद हो जाना। इतने बड़े बड़े व्यावसायिक समूहों के द्वारा प्रकाशित होने वाली बाल पत्रिकाओं का बंद हो जाना। और अब की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ कि पूरे भारत में, यूं कहने के लिए मैं आपको 25-30 नाम गिना सकता हूँ कि ये पत्रिका निकल रही है, ये पत्रिका निकल रही है, ये पत्रिका निकल रही है। लेकिन उन सब की प्रसार संख्या को अगर आप जोड़ें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को युवा देश हम कहते हैं। वो युवा देश क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों की और युवाओं की संख्या अधिक थी, और उसमें भी बच्चों की संख्या सर्वाधिक। अब आप कल्पना करिए कि अगर इस देश में औसतन हम अनुमान लगा लें कि 25 से 30 करोड़ भी अगर बच्चे हैं, आप कुछ लाख में प्रसार संख्या पाएंगे। सारी बाल पत्रिकाओं का अगर योग हम मिला लें, तो जिस देश की औसत आयु अगर युवा बनी हुई है, वह केवल जिन बच्चों के कारण से बनी हुई है, उन बच्चों की पत्रकारिता रसातल में जा रही है और हम चिंता नहीं कर रहे। और यह बात केवल भारत में लागू होती है ऐसा नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सर्वेक्षण आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले किया, और वो सर्वेक्षण क्या था कि पूरे विश्व में बच्चों की पढ़ने की वृत्ति कम होती जा रही है। और उस सर्वेक्षण का जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष की कुछ प्रथम पंक्तियां ऐसी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात की चिंता व्यक्त की, और वो शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में आतंकवाद से भी बड़ी विभीषिका इस मानव जाति को ग्रसित करने वाली, और वो विभीषिका होगी कि हमारे बच्चे अब केवल व्यूअर और लिसनर बनकर के रह जाएंगे, वो रीडर नहीं बचेंगे। और जब रीडर नहीं बचेंगे
तो राइटर कैसे बन पाएंगे, इस बात की चिंता उन्होंने व्यक्त की। मुझे लगता है कि ये जो चिंता है ये वैश्विक चिंता है। हमारे यहाँ पर पत्रकारिता का प्रभाव जो है वो पाठकों से जुड़ा हुआ है। बाल पत्रकारिता इसी कारण से रसातल में गई कि उसके बाल पाठक कम हो गए। अब इसमें जब हम दोष देखना, हालांकि मैं सामान्यतः बड़ा सकारात्मक बात करने का अभ्यस्त हूँ और इसलिए नकारात्मक बातें करना नहीं चाहता और दोष भी नहीं देखना चाहता, लेकिन यह दोष जब मैं किसी का निकाल रहा हूं तो वो अपने आप का दोष निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों का माता पिता भी हूँ, अभिभावक भी हूँ, और इस नाते मैं पूरे भारत के अभिभावकों को आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जब बाजार में निकलते हैं और हमारा बच्चा जब जिद करता है तो हम 200 रुपए की बंदूक दिलवा देते हैं। क्या हम 20 रुपए की पत्रिका बच्चे के बिना आग्रह के उसके हाथों में ला करके नहीं दे सकते? ये हमको करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी पुस्तकें ला करके देना। आप जन्मदिन पर इतने बड़े बड़े उपहार देते हैं, रिमोट से चलने वाले हेलीकॉप्टर आप दे रहे हैं, उसको कीमत है 5,000 रुपया। आपने कभी 500 रुपए की पुस्तकें बाल साहित्य की ला करके अपने बच्चों को दी क्या? आप जन्मदिन की प्रतीक्षा भी मत करिए। जब आप यात्रा पर जाएं, मुझे अच्छे से याद है मेरे पिताजी इतने छोटे से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी वो जब भी यात्रा पर जाते थे मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, और मैं हर बार एक ही बात कहता था, मेरे लिए किताब लेकर। और वो जब भी लौटते थे तो मुझे अच्छे से याद है कि किताबें खरीद करके ला करके मुझे देते थे। बाल्यकाल में मैंने अपनी एक व्यक्तिगत लाइब्रेरी तैयार की। तो ये वृत्ति मुझ में अगर बैठ गई और मैं आज जीवन में जितना भी साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कर पाया, वो केवल उस संस्कार के कारण से कर पाया। तो अभिभावक के नाते हम सब लोग इस बात की चिंता करें, और आप ये तय मान करके चलिए कि एक अभिभावक के नाते आप अपने 1 या 2 बच्चों को जब स्वाध्यायी बनाते हैं, आप इस पूरे राष्ट्र को पाठकों की एक विशाल मालिका समझते हैं। ये आपके 2 बच्चे नहीं, ये पाठकों का एक विशाल संसार आप पूरे राष्ट्र को सौंप रहे हैं। तो इसलिए ये प्रयत्न हम निजी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति करें, ऐसा मेरा आग्रह है। जी विकास जी, यहाँ से एक चीज निकल के आती है, वो है बाल मानसिकता। अगर हम एक दौर देखें तो हम, जैसा आपने आरएसएस का जिक्र किया, हम आदर्श विद्या मंदिर से पढ़े हैं। तो बचपन में जब हम छोटे थे, मोबाइल नहीं थे, तकनीक नहीं थी, तो एक समय ऐसा था जब सुंदरकांड कंटेस्ट होता था, जब जब अंताक्षरी खेली जाती थी तो रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चे गाते थे। आज के समय में एक बाल विमर्श उस स्तर पर आकर के खड़ा हो गया है जहां एक बच्चा हनुमान चालीसा भी बहुत आलसपने से पढ़ता है। यानी कि जो बच्चे की जो पढ़ने की वृत्ति है वो बहुत कम होती जा रही है। वो गैजेट से पढ़ाई कर रहा है, वो अपने प्रैक्टिकल भी गैजेट्स पे कर रहा है, लैपटॉप पे अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि जो तकनीक का एक बहुत अधिक प्रयोग जो हमारे बच्चों पर बचपन में ही थोप दिया जा रहा है, उसके कारण भी कहीं न कहीं उनकी पढ़ने की वृत्ति कमज़ोर होती जा रही ये बात तो सही है आनंद जी कि बच्चों में तकनीकी के प्रयोग की समय सीमा भी बढ़ती जा रही है, अभ्यास भी बढ़ता जा रहा है। और मोबाइल, गैजेट्स, लैपटॉप, इंटरनेट, इन सब ने क्रांति तो की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम तकनीकी से दूर तो न बढ़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस तकनीकी के सहारे और इस तकनीकी के भरोसे ही प्रगति करने वाली है। तो हम तकनीकी से बच्चों को दूर न ले जाए, लेकिन ये मशीनें हमारे बच्चों को मशीन न बना दे, संवेदना के स्तर पर हमारे बच्चे मशीन न बन जाए, इस बात की चिंता हमको करना पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यह काम केवल और केवल साहित्य कर सकता है। मीडिया जगत में कई बार व्याख्यान देने के लिए जाता हूँ तो कुछ बातें करते हुए मैं कहता भी हूँ कि आप कितना ही लैपटॉप पर, मोबाइल पर अखबार पढ़ें, लेकिन सुबह की चाय की चुस्की के साथ आप चाय का कप जब एक घूंट भरते हैं, चाय का घूंट भरते हैं, तो आपके नथुनों में चाय की जो गंध आती है, ठीक वैसी ही गंध नाक को एक कागज पर छपी हुई प्रिंटिंग इंक की भी चाहिए। जब तक आपके हाथ में कोई स्पर्श न मिले, जब तक नाक में उस प्रिंटिंग इंक की गंध न जाए, तब तक आपको अनुभूति ही नहीं होती है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। आपको समाचार पढ़ने की जो लत लगना चाहिए, वो लत आपकी नई पीढ़ी की समाप्त हो गई। पुरानी पीढ़ी के लोग सामान्यतया उसको क्लोज करके एक समाचार, उनको अपनी दृष्टि कक्षा में पूरा प्रश्न चाहिए अखबार, वो ऐसे घुमा घुमा करके देख नहीं सकते उस प्रश्न को मोबाइल पर और लैपटॉप पर भी। और सामान्यतया पुरानी पीढ़ी के लोग, अपने से ज्यादा पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, वो तो चलाते ही नहीं है गैजेट्स।
तो कहने का तात्पर्य उनको जैसे आदत है ऐसे नई पीढ़ी को भी पढ़ने की आदत बनाना चाहिए। आपने इस बीच में एक शब्द जो प्रयोग किया था बाल मनोविज्ञान, तो वास्तव में मानसिकता में तो परिवर्तन आया है और ये तकनीकी कारणों से भी आया है। हम जितने प्रकार के दोष इस समय समाज में देख रहे हैं, आप कल्पना करिए कि भारतीय समाज में कभी हमने ये सोचा था क्या कि आशा सहनी कांड अपने यहाँ पर होगा? एक बच्चा करोड़ों का पैकेज लेकर के विदेश चला जाएगा, माँ यहाँ पर मर जाएगी, उसकी भौतिक देह भी अस्थि पंजर मात्र रह जाएगी, कीड़े मांस वांस खा करके विदा हो जाएंगे, तब वो बच्चा मास्टर चाबी से गेट खोलेगा। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। किसी ने ये कभी कल्पना की थी क्या कि एक बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पर खड़े होकर के सारे टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस दृश्य को दिखा रहे थे। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जार जार रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमको घर से निकाल करके फुटपाथ पर खड़ा कर दिया, और वो कहते हैं कि वो हमारे उस बंगले का बोझ नहीं उठा सकते थे, उसका जो खर्च था। और लोगों को ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो रेमंड्स कंपनी के मालिक थे, दोनों के दो सिंघानिया दंपत्ति थे। तो कहने का तात्पर्य ये जो संवेदनहीनता आई है नई पीढ़ी में, इसके लिए आप तरह तरह के कारण बता सकते हैं। हो सकता है दूसरी पीढ़ी के पास बताने को कुछ तर्क होंगे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस तकनीकी युग में क्या हम तो मशीन नहीं होते जा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो बच्चे अपने माता पिता के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि उस समाज देवता के प्रति, इस राष्ट्र देवता के प्रति संवेदनशील रहे होंगे क्या? वे पूरे समाज का विचार करेंगे क्या? उनको कभी ऐसा लगा होगा क्या कि कोरोना काल में सेवा बस्तियों के लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, मेरे पास करोड़ों अरबों की संपदा है, क्या मैं कुछ 1 लाख भोजन के पैकेट तैयार करके वितरित करवाऊं क्या इस 1 वर्ष में? ऐसा कभी सोचा होगा क्या उन्होंने? जो व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति नहीं सोच सकता, वो दूसरों के लिए कैसे सोचेगा? और अगर वो लोग समाज सेवा का प्रतीक बनते हैं या वो कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भूल कर, क्योंकि आपकी संवेदना व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ती है हमेशा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी का उपयोग भी करते रहे, बच्चों को आधुनिक भी बनाए, लेकिन आधुनिक होने के साथ साथ उनको संस्कारी और संवेदनशील बनाना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत जरूरी है, तभी जाकर के भारतीय समाज रह पाएगा। आज जो हम कहते हैं ना कि भारतीय परिवार परंपरा टूट रही है, भारत की जो मुख्य पहचान थी, दुनिया जिस कारण से भारत को पूज रही थी, हमारी वो पहचान समाप्त हो रही है। इस भारतीय परिवार परंपरा को भी अक्षुण्ण अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयास वहीं से प्रारंभ हो, पत्रकारिता और बाल पत्रकारिता से। मीडिया जगत को इसके लिए कोशिश करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि हिंदी बाल पत्रकारिता के भविष्य को लेकर के तो मन बड़ा खिन्न होता है जब सोचते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन आवश्यक रहेगी, जैसे मनुष्य के लिए जल आवश्यक रहेगा, ठीक उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए संस्कार भी आवश्यक है। पत्रकारिता भी बनी रहेगी, बाल साहित्य भी बना रहेगा और बाल पत्रकारिता भी बनी रहेगी। तो मैंने केवल बाल साहित्य, प्रेरक बाल साहित्य उनको दे करके, उनसे लगातार बातचीत कर करके उनको उस अवसाद के क्षणों से बाहर निकाले। बच्चे के मानस पर इन सब बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब नया साहित्य लिखेंगे, नया साहित्य पढ़ेंगे, तो नए आदर्श भी तैयार होंगे।